हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है DED IDD फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, जो हमारे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। यानी कि आज का क्लास हमारा रहेगा DSE IDD फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम कोर्स फर्स्ट से। यानी कि आज का क्लास हमारा कोर्स फर्स्ट से रहेगा, जिसमें हम करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, यानी कि एक सेंटेंस में या एक लाइन में जिनका हमें आंसर देना है, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं कि 1 नंबर में और 2 नंबर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को मिलाकर 15 मार्क्स की बात है। यानी कि अगर 15 मार्क्स को हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बिना टाइम खर्च किए हम इसको कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, RPWD या PWD एक्ट 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम से कम 40% विकलांगता क्या कहलाती है। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। हाँ, रिपीट से याद आया दोस्तों कि मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैम रिपीट मत किया करो। आपको लगता है अगर रिपीट ना करें तो आप इस चीज को कंसंट्रेट करके आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो रिपीट तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी ये टीचिंग स्टाइल आप बोल सकते हैं या आप लर्निंग स्टाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सारा इंडिविजुअल जो मैंने आपको बता रखा है तो आप सब समझते हैं कि इंडिविजुअलाइज हर किसी के अंदर है। ठीक है, देखिए RPWD और PWD एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम से कम 40% विकलांगता क्या कहलाती है। तो किसी क्या कह रहे हैं कि 2016 के तहत, ठीक है ना, कम से कम 40% विकलांगता क्या कहलाएगी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। हिंदी में लिख देते हैं बेंचमार्क विकलांगता। ठीक है, अब ये इस तरीके से क्यों कराई गई, वो इसलिए कराई गई है, अगर आपको 2 नंबर में प्रश्न आ जाए कि बेंचमार्क विकलांगता को परिभाषित कीजिए, तब आप किस तरीके से लिखेंगे। इसलिए आंसर को लिखकर हम आपको समझा रहे हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपने कैसे करने। तो एक लाइन में आंसर देना है, PWD या RPWD एक्ट 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम से कम 40% विकलांगता बेंचमार्क विकलांगता कहलाती है। इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं और 63 अक्षर बनते हैं। इसमें कितने बिंदु होते हैं, 6 होते हैं और 63 अक्षर बनते हैं इसमें। ठीक है, 6 बिंदुओं से 63 अक्षर बनते हैं, लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दोनों कानों में ध्वनि आवृत्ति में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल श्रवण क्षीणता वाला व्यक्ति क्या कहा जाएगा। दोबारा से करेंगे क्वेश्चन। दोनों कानों में अगर किसी व्यक्ति के जो ध्वनि है, आवाज है, 60 से लेके 70 डेसिबल श्रवण क्षीणता का मतलब होता है कम होना, कम है वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। तो वो कहलाएगा श्रवण निशक्तता। श्रवण निशक्तता यानी कि वो 60 से लेकर 70 डेसिबल तक सुन रहा है, तो क्या कहलाएगा, श्रवण निशक्तता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दोनों कानों में ध्वनि आवृत्ति 70 डेसिबल श्रवण क्षीणता वाला व्यक्ति, यानी कि इससे ज्यादा है, 60 से 70 के बीच में सुन रहा था, लेकिन श्रवण 70 पे यहाँ पर ज्यादा हुई ना, 70 डेसिबल श्रवण क्षीणता वाला व्यक्ति है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है। लाइक इसमें तो सुन रहा है थोड़ा सा, 60 से लेके 70 तक, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बिल्कुल डेफ एंड डम है, तो उसको हम कहेंगे बधिर, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डेफ। ठीक, डेफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल कितने हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप के हमारे कितने साइड, 3 मॉडल है या 4 मॉडल है, 3 मॉडल है, 4 है सॉरी। एक तो हो गया गृह आधारित, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा केंद्र आधारित,
और हो गया हमारा अस्पताल और एक संयुक्त हो गया, कॉम्बिनेशन संयुक्त, संयुक्त, ठीक। 4 हो गए। गृह, गृह आधारित, यानी कि हम कह सकते हैं होम बेस, सेंटर बेस, हॉस्पिटल बेस और हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है श्रवण क्षतिग्रस्तता का वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो क्लासिफिकेशन है कितने भागों में उसको बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो गंभीरता के अनुसार, दूसरा प्रकार के अनुसार। गंभीरता के अनुसार, दूसरा है प्रकार के अनुसार। इसमें हमारा गंभीरता के जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इसमें आ जाएगा, प्रोफाउंड इसमें आ जाएगा। प्रकार के अनुसार कॉन्जेनाइटल, हेयरिंग लॉस, इस तरीके से जितने भी प्रकार है उसके, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। प्रकार के अनुसार हम कह सकते हैं चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, ठीक है ना। ये गंभीरता के अनुसार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि हमारी इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है उसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है उसमें देखिए एक तो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा है शैक्षणिक वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा है चिकित्सीय लक्षण के आधार पर। मनोवैज्ञानिक हमारा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जैसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अच्छा, शैक्षणिक में हमारा एजुकेबल, ट्रेनेबल, ऐसा था ना, कस्टोडियल। और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार अगर हम देखें जैसे इसमें डाउन सिंड्रोम आ गया, क्रूटेनिज्म आ गया और आपका हाइड्रोसेफेलिस आ गया, वे सारे लक्षणों के अनुसार इस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सीपी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, यानी कि सेरेब्रल पालेसी। सीपी का मतलब है सेरेब्रल पालेसी, प्रमस्तिष्क पश्चाघात या प्रमस्तिष्क अंगाघात भी बोलते हैं इसको। तो कितने भागों में? ये 3 भागों में है। पहला तो है तीव्रता के अनुसार, तीव्रता के अनुसार, तीव्रता के अनुसार जैसे कि हमारा लाइक मनोवैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं इसको मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं बोलेंगे, तीव्रता के अनुसार हो जाएगा उसकी जो कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा, प्रभावित अंगों के अनुसार, दूसरा है प्रभावित अंगों के अनुसार, तीसरा हमारा चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, ठीक है। तीव्रता के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। तीव्रता के अनुसार हमारा आ गया इसमें माइल्ड सीपी, मॉडरेट सीपी, सीवियर सीपी। प्रभावित अंगों के अनुसार आ गया जैसे कि जिस व्यक्ति के सीपी है उसको कौन कौन सा अंग प्रभावित है, जैसे हेमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, डायप्लीजिया, कार्डियोप्लीजिया, इसमें आ जाएगा। चिकित्सीय लक्षणों के हमारा स्पास्टिसिटी आ गया, अटैक्सिया आ गया, एथोटेड सीपी आ गया। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 2 या 2 से प्रमाणित विकलांगता क्या कहलाती है, यानी कि किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक प्रमाणित अगर विकलांगताएं हैं तो उसको बहुविकलांगता कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्रॉस विकलांगता में शीघ्र हस्तक्षेप की सेवा कौन कौन सी है। हस्तक्षेप की सेवा हो गए हैं, सेवाएं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है। देखिए क्रॉस विकलांगता में शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं कौन कौन सी है, ठीक है ना। यहाँ आएगा आपका सेवाएं कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी, एक तो आ गया आपका आवरण एवं पहचान, ठीक है। दूसरा चिकित्सीय सेवाएं आ जाएंगी यहाँ, चिकित्सीय सेवाएं, परामर्श आ जाएगा, और क्या था इसमें, स्कूल की तैयारी भी आ जाएगी, स्कूल की तैयारी, और उसके बाद आ जाएगा परामर्श।
यानी कि हमारी क्रॉस डिसेबिलिटी जो है उसके सीख यानी कि अर्ली इंटरवेंशन की जो सर्विसेज है उसमें कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है। तो इस आवरण का मतलब हो गया स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आ गया आपका मेडिकल सर्विसेज, फिर आ जाएगा काउंसलिंग, उसके बाद स्कूल रेडीनेस, फिर आ जाएगा ट्रांजेक्शन। तो ये उसके अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे जिनके पास डिसलेक्सिया, एडीएचडी, एएसडी जैसी एक या एक से अधिक सीखने की अक्षमता वाले बच्चे क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। जो बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है यानी कि बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ने में अच्छे हैं, हर तरीके से अच्छे हैं, उनका मानसिक स्तर जो है अच्छा है। ठीक है, ठीक है। तो बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली है जिनके पास लेकिन डिसलेक्सिया यानी कि पठन संबंधी अक्षमता, डिसलेक्सिया, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चे हो गए, या हमारे एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनको होता है, उनसे कह रहे हैं जैसी यानी इनके जैसी एक या एक से अधिक सीखने की अक्षमता वाले बच्चे क्या कहलाते हैं। तो इनके लिए एक नया शब्द आता है ट्विस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसे दो बार असाधारण बच्चे भी बोला जाता है। ठीक है, ट्विस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि दो बार असाधारण बच्चे। ठीक, नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12, पोलियो के प्रमुख 3 वायरस कौन कौन से हैं। तो 3 वायरस, एक तो हो गए लियोन, लैंसिंग, ब्रॉन्साइड, ये पोलियो के 3 वायरस होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा, पोलियो किस वायरस से होता है, पोलियो के वायरस के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए 3 वायरस ये हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो नामक बैक्टीरिया के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने बैक्टीरिया का नाम दिया है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, एक बैक्टीरिया जिसके कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अधूरे या अवरुद्ध विकास की दशा है। यानी कि एक कंडीशन दे बता रहे हूँ, यह कोई व्यक्ति है जिस कह रहे हैं किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अधूरे या अवरुद्ध विकास की दशा है जो विशिष्ट रूप से असामान्य बुद्धि लक्षण दिखलाता है। यानी किसी व्यक्ति की ऐसी दशा है जिसके मस्तिष्क का विकास जो अधूरा हुआ है और अवरुद्ध है। ठीक है, जिसके कारण विशिष्ट रूप से असामान्य बुद्धि लक्षण दिखलाता है। तो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता 1995 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम कहें तो PWD के अकॉर्डिंग ये इसकी परिभाषा है। 2 नंबर में आ जाएगा, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके से आप अच्छे से परिभाषा दे सकते हैं। एक लाइन में याद करेंगे, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अधूरे या अवरुद्ध विकास की दशा जो विशिष्ट रूप से असामान्य बुद्धि लक्षण दिखलाता है, क्या कहलाता है, दिखलाता है, बौद्धिक अक्षमता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, RPWD एक्ट 2016 के तहत विकलांगता कितने प्रकार की होती है। यह क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, 2016 के तहत विकलांगता कितने प्रकार की है, यह कितने प्रकार की विकलांगताओं की बात की गई है 2016 के अधिनियम के तहत। तो आपको पता होना चाहिए 21। ठीक है, और केवल पीडब्ल्यूडी पूछे तो पीडब्ल्यूडी में मतलब हमारे आरपीडब्ल्यूडी में 21 और पीडब्ल्यूडी में केवल 7 की बात की गई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो आरपीडब्ल्यूडी का ही पूछेगा, लेकिन 2016 उसमें जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू हुआ। कब लागू हुआ था, 28 दिसंबर को 2016 में। क्वेश्चन नंबर 18, एल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, डायस्टोनिया, ALS, हंटिंगटन रोग, न्यूरोमस्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी, स्ट्रोक आदि सभी किसके उदाहरण। ये बहुत सारी कंडीशंस दी हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर आपके सामने लिखे हैं, लेकिन इनको भी क्या कहा जाता है, इन सभी कंडीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या क्या इनका सभी कंडीशनों का क्या नाम है। तो ये क्रोनिक
न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ये, न्यूरोलॉजिकल स्थिति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विकलांगता के 5 प्रमुख मॉडल लिखिए, यानी कि विकलांगता के बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है ना। अगर आज के टाइम में हम देखें तो बहुत सारे मॉडल, लेकिन इसके प्रमुख कुल 5 मॉडल जो है बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन से? एक तो हो गया सामाजिक मॉडल, ठीक है, दूसरा हो गया चिकित्सा मॉडल, तीसरा हो गया सशक्तिकरण, चौथा हो गया चैरिटी मॉडल, अनुकूलित मॉडल, अनुकूलित, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखें, अब जैसे मैंने आपको लिख रही हूँ विकलांगता के 5 प्रमुख मॉडल के नाम, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे सामाजिक चिकित्सा, आप पूरा अच्छे से लिखेंगे। नंबर 1 सामाजिक मॉडल, नंबर 2 चिकित्सीय मॉडल, नंबर 3 सशक्तिकरण मॉडल, नंबर 4 चैरिटी मॉडल। इस तरीके से अच्छे से आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि मैं तो आपको एक समझाने के लिए लिख रही हूँ, बोल भी रही हूँ, अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो जो बोल रही हूँ उसको सुनिए, बोला हुआ समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, PWD 1995 का संशोधन कब हुआ? यानी कि जो PWD जो है, RPWD, या हम कह सकते हैं 2016, PWD से RPWD कब बना? 1995 से 2016 कब हुआ? तो कब हुआ इसका संशोधन? 2016 में, ये 28 दिसंबर 2016, ठीक। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके लिए, क्वेश्चन मतलब आंसर्स लिखे हुए एक तरीके से, क्वेश्चन तो इसमें बहुत कम है, एक तरीके से मैंने आपको आंसर दिए, कैसे लिखने होंगे आपको आंसर, उस तरीके से एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे आपको ये बताया, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। अगर कहीं आ जाए कि आप टू इज एक्सेप्शन चिल्ड्रन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, 2 बार असाधारण बच्चों से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में आप कैसे लिखेंगे, तो आप सीधे लिख देंगे बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे जिनके पास डिसलेक्सिया, ADHD, ASD जैसी अनेक से अधिक सीखने की अक्षमता है, ठीक है ना, वे बच्चे टू इज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कराया है कि आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन करती और ये इतना बड़ा मैं आंसर लिखती तो शायद नहीं पॉसिबल हो पाता, अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए पहले आंसर लिखा है और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन आपको, ठीक है। या इस तरीके से आपको मैंने मॉडिफाई किया पर क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ सके। तो 2 नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक्स।